बच्चों, मैं कर्ण कौशिक एक बार फिर आपके सामने नॉलेज टीवी देसी ताऊ चैनल के माध्यम से हम जो आज सॉल्यूशन करेंगे बच्चों अपना टेस्ट नंबर 6 का टेस्ट सीरीज जो आपको सफलता के द्वार तक लेके जाएगी। इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें बच्चों। और जो कोई बच्चा लाइव सॉल्यूशन देख रहा है, उसके गांव में भी वो कराना चाहता है या उसके शहर में कस्बे में कराना चाहता है, तो वो अपने विभिन्न व्यक्तियों से मिले जो एजुकेशन से संबंधित रखते हैं। उनको बोल के ताऊ जी के पास कॉल करें, या मैं नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। तो वहाँ पर आप उस पर उनको बोल सकते हो कराने के लिए टेस्ट सीरीज को। ये नंबर है, दो नंबर आप नोट कर लीजिए। ये नंबर 78 360 380 97। बहुत सारे बच्चों के कॉल आते हैं, सर हम भी टेस्ट व्हाट्सएप पे कराते हैं, हमारे गांव में कराओ, हमारे शहर में कराओ, हमारे कस्बे में कराओ, हम भी ये टेस्ट देना चाहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। तो गर्मी बहुत इस बात को मानते हैं, परंतु आप अपने नियर बाय देना चाहते हो, अपनी लाइब्रेरी में देना चाहते हो, जो लाइब्रेरी में पढ़ते हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। 78 360 380 97 गोविंद जी का ये नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके गोविंद जी आपको सारी बातें बता देंगे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, अपने सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज ये बच्चों, किस राजवंश ने, बच्चों ने बोला थोड़ा कम लेंथ ही कराया करो सॉल्यूशन, फिर काफी बड़ा हो जाता है। चलो ठीक है, वो भी देख लेंगे। किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया था? देखो बच्चों, महाबलीपुरम आ जाए या मामल्लपुरम शैली आ जाए, मामल्लपुरम शैली या महाबली मंदिर, ये सारे बच्चों देखो आपका संगम साहित्य में चोल पांड्य, आंसर तो इसका बच्चों पल्लव है, पल्लव वंश। अब मैं डिटेल में समझाता हूं चोल पांड्य चेर क्या थे। संगम साहित्य था जिस समय यहां पर मौर्य गुप्त काल थे, वहां पर संगम साहित्य था। संगम साहित्य में 3 राजवंश हुए थे। ठीक है, उन 3 राजवंशों में चोल पांड्य चेर। चोल जो तमिलनाडु की तरफ थे, जिनका चिन्ह था बाघ। चेर जहां पर जो लेडीज राज ज्यादा करती थी, जिनका चुनाव चिन्ह था धनुष। और पांड्या, पांड्या में जो था बच्चों, पांड्य राजवंश जो जिनके आपके केरल से तब श्रीलंका से भी संबंधित थे, पांड्य राजवंश का चुनाव चिन्ह था मछली। ये 3 राजवंश राज करते थे। बाद में क्या हो गया, तीनों राजवंश थोड़े डिक्लाइन हुए। डिक्लाइन होने के बाद चेर आपका केरल की तरफ था, चोल तमिलनाडु की तरफ था, पांड्य केरल और तमिलनाडु दोनों में था। ये तीनों राजवंश डिक्लाइन हुए 200 एडी के अराउंड तक। फिर बच्चों 300 एडी तक भी ये चोल चलते रहे। फिर बाद में आपके 6ठी 7वीं 8वीं शताब्दी में, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी तक आपके पल्लव वंश आए। पल्लव वंश में कौन आए आपके? पल्लव वंश में आए आपके नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन 2। आपने सप्तपगोड़ा मंदिर देखे होंगे, सप्तपगोड़ा मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, ये सारे मामल्लपुरम शैली के देन थे पल्लव वंश। पल्लव वंश का खात्मा होने के बाद दोबारा फिर चोल आए थे। उस चोल में कौन आए थे? विजयराज चोल, राजा राज चोल, जिन्होंने वृद्धेश्वर का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार सिस्टम चला। पहले चोल पांड्य चेर, तीनों साहित्य थे, संगम साहित्य। चेर का चुनाव चिन्ह बोल रहा हूं, चेर का वहां पर जो सम्राट चिन्ह था, मतलब उनके राज्य का चिन्ह था धनुष था, चोल का बाघ था और पांड्य का मछली था। वो तीनों राजवंश खत्म होने के बाद फिर वहां पर पांड्य आए थे। पांडा पीएवलवल की 6ठी 7वीं शताब्दी में मामल्लपुरम शैली, महाबलीपुरम के मंदिर, रथ पगोड़ा मंदिर, ठीक है, वो रॉक कट आर्किटेक्चर, पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाए जाते थे। अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, युधिष्ठिर रथ। और उसके बाद फिर दोबारा कौन आया था? चोला एम्पायर, विजयराज चोल, राजा राज चोल, इस प्रकार आए थे। ठीक है बच्चों, आगे आइए। अगस्त द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य का प्रथम सम्राट किसके नाम से पुकारा गया? तो बच्चों वहां ये रोमन रूस की पत्ती से थे अगस्त जो सम्राट थे। रिपब्लिक तो एक तंत्र है, रिपब्लिक ऐसा होता है जिसका मुखिया चुना हुआ होता है। सीनेट एक सभा होती है, बुजुर्गों की सभा, या सीनेट हम यूएसए की राज्यसभा को भी बोलते हैं। यूएसए की राज्यसभा का नाम भी सीनेट है। उन्होंने किस नाम से कहा था? प्रिंसिपेट। अगस्त द्वारा साम्राज्य के प्रथम सम्राट को क्या कहा था? प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट के अगस्त एक थिंकर, अगस्तक्स एक थिंकर थे, उन्होंने प्रिंसिपेट्स नाम से कहा था। मोनार्क क्या होता? राजतंत्र। तो अगस्त ने किस नाम से कहा था बच्चों? प्रिंसिपेट। शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में से वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता है? सुमंत, सुरुनविस। सुमंत ये सामंत को बोलते थे, सामंत जागीरदार को बोलते थे, ये नहीं था। वाकिया नवीस और सूरीनवस सरकारी कर्मचारी को बोलते थे।
सरकारी कर्मचारी को नविस नाम से, वाह क्या नविस, सुर नविस सरकारी कर्मचारी को बोलते थे। और जो मैं आपकी बात करूं, इसका आंसर आएगा अमात्य। अमात्य वित्त मंत्री को क्या कहते थे? अमात्य। वित्त मंत्री को क्या कहते थे? अमात्य। नवीस कोई भी सरकारी कर्मचारी आएगा। सुमंत सामंत को बोलते थे, जो जागीरदार होते थे उनको बोलते थे पेशवा, वजीर या प्रधानमंत्री। क्योंकि बाद में शिवाजी के वंशजों के बाद पेशवा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव पेशवा, बाजीराव वल्लाड़। बाजीराव वल्लाड़ एकमात्र हिंदू योद्धा, और सब झूठी बातें हैं जो सबको हार चुके थे। हिंदू योद्धा एकमात्र जो थे बाजीराव वल्लाड़ पेशवा थे। बाजीराव वल्लाड़ पेशवा ने ही कभी कोई हार नहीं चुनी, कभी कोई लड़ाई नहीं आ रही थी। मुगलों को भी उन्होंने दबा दिया था, मुगलों से टैक्स लेते थे। मुगलों से टैक्स लेने वाले बाजीराव वल्लाड़ पेशवा, ठीक है। जो आपने मूवी देखी होगी ना बाजीराव मस्तानी, वो वाले पेशवा। 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा का प्रथम समाचार पत्र क्या नाम था? तो बंगाल की घोषणा जो हुई थी बच्चों, उसके थे पत्रकार थे संजीवनी। संजीवनी वो पत्रकार, संजीवनी वो पत्राचार था जिसने क्या कही थी? बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, संजीवनी। और इसके राइटर थे के मित्तर। के मित्तर इसके राइटर थे, के मित्तर इसके ऑथर थे। स्वराज 2 बार हुआ है। एक 1881 में आपका बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था स्वराज पत्रिका, और एक बार 1930 के अराउंड सुभाष चंद्र बोस ने चलाई थी ये पत्रिका। सुभाष चंद्र बोस ने चलाई थी ये पत्रिका। तो 2, परंतु मेन जो ज्यादा फेमस हुई है वो स्वराज बाल गंगाधर तिलक वाली हुई 1881 में। कालांतर भी एक पत्रिका थी, आनंद बाजार पत्रिका, विशिखा दत्त, ये 2 पत्रिका, एक आनंद बाजार और एक अमृत बाजार पत्रिका, ये 2 भी बहुत फेमस पत्रिका बंगाल की। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? संजीवनी। ये पुराना क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ। के मित्तर के इसके ऑथर थे संजीवनी। किस वर्ष में इंपीरियल वन संस्थान को देहरादून में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस वर्ष स्थापित किया गया था बच्चों? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब की बार थोड़ा सा पेपर लाइट दिया था, क्योंकि बार बार बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, तो थोड़ा पेपर लाइट दिया था। और अब की बार भी जो पेपर आएगा थोड़ा सा उसको लो लेवल का रखेंगे, क्योंकि लो लेवल का रखने का मतलब है कई बार HSSC लो लेवल का पेपर भी दे देती है। तो अब की बार का जो पेपर आएगा वो सभी बच्चे देना, उसमें लो लेवल का। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा मोरल डाउन हो जाता है, तो मोरल डाउन होने वाली बात नहीं। अब की बार पेपर अच्छे लेवल का आएगा, मतलब आप 90 में से 95 में से 80 स्कोर कर सकते हो अब की बार जो पेपर आएगा। जिसके 80-70 स्कोर नहीं हुए उसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये पेपर भी नॉर्मल था, इसमें भी 70 के अराउंड स्कोर हो जाना चाहिए था, ठीक है। देहरादून में स्थापित इंपीरियल वन रिसर्च सेंटर कहां पर बच्चों? 1906 में देहरादून। 1906 में देहरादून, ठीक है। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, FRI। अन्य की तुलना में निम्नलिखित में से किसमें अधिक पोषक तत्व होते हैं? बताओ। खेत की जो बास होती है, जैसे मतलब पराली होती है, उसमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, फास जिसे बोलते हो। वनस्पतिक खाद में, बोटेनिकल फर्टिलाइजर्स, उसमें ज्यादा तत्व होते हैं, या बकरी की खाद में? तो बकरी की खाद का मतलब बच्चों मैन्योर ऑफ गोट, गोट के जो निकलते हैं गोबर वगैरह जो होता है, क्योंकि गोट का जो दूध होता है वो भी बहुत प्योर होता है। आपने पता होगा गोट के जो अपना बकरी के दूध को जब कोई डेंगू वेंगू हो जाए उसको पिया जाता है, उसको प्योर माना जाता है, हष्ट पुष्ट वाली चीजें मानी जाती है। बकरा जो जोड़ों में दर्द, उस टाइम भी बकरा वगैरह रिकमेंड करते हैं नॉन वेज खाने वालों को। तो इसकी जो गोट होती है, बकरे की जो गोट होती है, वो भी क्या होती है बच्चों? मैन्योर जो होता है, इसकी खाद होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसकी जो आपका गोबर वगैरह होता है वो भी बहुत ज्यादा खाद के लिए, सॉइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बकरी की खाद, ठीक है। किस खनिज के लिए बिहार के सिंह भूमि तथा हजारीबाग प्रसिद्ध है? तो वैसे तो बच्चों पूरा झारखंड कोयले के लिए प्रसिद्ध है, परंतु सिंह भूमि और हजारीबाग ज्यादातर वहां पर कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए कॉपर के लिए। और मैं इसके लिए आपको बता भी सकता हूं बच्चों, इसके लिए विकिपीडिया जो पुस्तक है उसमें मैंने मेंशन भी कर रखा है। विकिपीडिया पुस्तक आप देखोगे तो इसमें सारी तरह से, विकिपीडिया केवल हरियाणा जीके की पुस्तक नहीं है भाई, विकिपीडिया में नेशनल जीके भी डाल रखी मैंने। देखो सारा पॉइंट दे रखा है विकिपीडिया में, आप देखोगे तो देखो फर्स्ट रैंकिंग लोहे में कौन है? भंडारण में कर्नाटक है, उत्पादन उड़ीसा में, मतलब ज्यादा भंडार कहां पर है? कर्नाटक में, और होता कहां पर? लोहा उड़ीसा में। और ये देखो पूरा झारखंड सिंह भूमि तांबे के लिए बाकायदा लिख रखा है क्वेश्चन, बाकायदा लिख रखा है क्वेश्चन। सिंह भूमि किसके लिए बच्चों? तांबे के लिए। हजारीबाग अबरक व लोहे के लिए, तांबे के लिए। इस तरह क्वेश्चन आया हुआ है विकिपीडिया में, ठीक है। मेंशन है बच्चों सारी चीजें।
हाँ ठीक है बच्चों, विकिपीडिया में और साथ में ये बता रहा क्या है, मयूरभंज आ जाए, मयूरभंज उड़ीसा आ जाए तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, कोरापुट आ जाए मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा फर्स्ट है, जिप्सम में कौन फर्स्ट है, राजस्थान है। क्रोमाइट में कौन फर्स्ट है, उड़ीसा है। आगे आप देखोगे तो पूरा दे रखा है। राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है, एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन महेंद्रगढ़ का आया था, हरियाणा में एस्बेस्टस कहाँ पर पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में। सोना कहाँ पर पाया जाता है, ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल दे रखा है विकिपीडिया के पेज में, सारी बातें हैं बिल्कुल मेंशन। ये विकिपीडिया हरियाणा जीके के साथ साथ नेशनल जीके की एकमात्र बुक आती है जिसमें नेशनल जीके भी एक्सप्लेन वे में है। हरियाणा जीके के साथ आपकी जो नॉर्मल नेशनल जीके है वो कवर अप हो जाती है। तो कॉपर न्यूनतम विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग, जो मैंने अभी ऐप पे सीईटी के बैच में भी पढ़ाया था, बिल्कुल आराम से बताया था आपको कि सांबर झील लवणीय झील है, बिल्कुल सांबर भी लवणीय है, डिडवाना भी लवणीय है। सांबर झील, डिडवाना झील क्या है, ये लवणीय झील है, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लूनी नदी की वजह से, लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में आती हैं। चिल्का झील मीठे पानी की झील नहीं है, चिल्का झील एक लगून है और खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील और लगून है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। एक बच्चा बोल रहा था कि आप यूपीएससी की तरह एचसीएस की तरह क्वेश्चन देते हो, नहीं एचसीएस की तरह क्वेश्चन नहीं है ये। मैं एक आधा क्वेश्चन इसलिए देता हूं कि कभी इन फ्यूचर में अगर सीईटी में इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आपको अटपटा लगे, आपको करने क्वेश्चन आ जाए सोल्व। वेम्बनाथ झील पश्चिम झील है, बैक वाटर लेक, मैंने बताई थी जितनी भी आपकी केरल वगैरह की झीलें हैं वो सारी बैक वाटर लेक हैं। बैक वाटर लेक का मतलब ये है कि पानी आया, पानी की काफ़ी वजह से पानी आने के बाद वो लहरें आई समुद्र की, एक गड्ढे में पानी रुक गया और जब लहरें वापस भी चलेगी तो उस गड्ढे में पानी जमा रह गया। तो वेम्बनाथ भारत की सबसे लंबी झील है, वेम्बनाथ सबसे लंबी झील है, वेम्बनाथ बैक वाटर लेक। तो स्टेटमेंट 1 व 3 करेक्ट हैं, दो खराब है, 2 गलत है। तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 और 3, बी आंसर आ गया इसका। आगे आ जाइए, सही उत्तर का चयन कीजिए। जिंजी फोर्ट तमिलनाडु, जिंजी फोर्ट बिल्कुल तमिलनाडु में है भाई, ये अंग्रेजों के टाइम का ये फोर्ट है, जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में बिल्कुल करेक्ट है। और अजंता एलोरा की गुफाएं बिल्कुल गलत है, अजंता और एलोरा की एकमात्र गुफाएं हैं जो, अजंता की पहाड़ियां भी पूछे ना, अजंता एलोरा की पहाड़ियां भी पूछे तो वो भी किस में बच्चों, वो भी सारी सारी आपकी किस में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में मैंने एक चीज और बताई थी, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा जिसको ताजमहल की फूड नकल बोलते हैं, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो क्या आंसर ठीक होगा बच्चों, सेकंड, ओनली फर्स्ट करेक्ट, ओनली फर्स्ट करेक्ट मतलब केवल एक सही, ए आंसर। आगे आ जाइए, निम्नलिखित हिमालय पर्वत पहाड़ियों में से कौन सा इलाका हिमालय के म्यांमार भाग से नहीं लगता। तो म्यांमार के साथ मैंने कल एक वीडियो में बनाया था ज्योग्राफी का, अच्छा सीईटी के बैच में पढ़ाया था, वैसे नहीं बताया, मैंने बताया था म्यांमार में नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम लगता है, 4 लगते हैं। तो देखो बच्चों, लुसाई की जो पहाड़ी है, लुसाई पटकाई की नागालैंड में आराम से मैच कर जाएंगी, पटकाई मैच कर जाएगी, नागा पहाड़ियां मैच कर जाएंगी। जयंतिया पहाड़ियां किस में है, जयंतिया पहाड़ियां तुम्हारी मेघालय में। तो मेघालय में जो जयंतिया पहाड़ियां हैं, मेघालय तो मैच ही नहीं करता म्यांमार से, ठीक है। लुसाई मिजोरम उसके बॉर्डर पे, मणिपुर के बॉर्डर पे बिल्कुल मैच कर जाएंगी, नागा पहाड़ियां मैच कर जाएंगी, परंतु क्या नहीं मैच करेंगी बच्चों आपकी, ठीक है। पटकाई बम अरुणाचल प्रदेश वाली मैच कर जाएगी, परंतु जयंतिया पहाड़ियां मेघालय की है, वो म्यांमार से मैच नहीं करती। मौलिक अधिकारों के बारे में जैसे कौन सा कथन असत्य है, जैसे पेपर किसी और ने बनाया था, जब कल मैंने आंसर की बनाई तो मैं भी एक बार आंसर की में गलत बोल गया था, क्योंकि मुझे क्या नहीं दिखा, मुझे यहाँ पर असत्य नहीं दिखा, मुझे यहाँ पर असत्य नहीं दिखा। तो सत्य फिर बाद में देखा, सत्य निकालना बच्चों, सत्य ना कि सत्य। नई तकनीक इन अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है, नई तकनीक क्या अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी में इंडेंजर देज राइट, कुछ हद तक। अब ये बात कर रहा है, भारत में समानता एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जो सामान्य कानूनों से ऊपर है। इसके 2 आंसर आ सकते हैं बच्चों, क्या होगा सर, इस क्वेश्चन पेपर के 2 आंसर आ सकते हैं। एचएसएससी ने कुछ दिया था, मेरा मानना ये कि इस क्वेश्चन पेपर के 2 आंसर आ सकते हैं। पहला आंसर क्या आ सकता है, पहला आंसर आ सकता है ए, कि नई तकनीक इन अधिकारों के लिए खतरा बन सकती है। अधिकारों के लिए जरूरी नहीं है खतरा बने। सर ये कहां पर क्या हो गया सर, ये प्रिंट है,
कर दिया। ये हो रहा है, एक सिलेक्ट हो रहा है सर। लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, सिलेक्ट हो गया, चलो ठीक है। तो नई तकनीक के लिए खतरा बन सकती है। तो खतरा तो एज सच कुछ नहीं बन सकती, नई तकनीक के लिए खतरा नहीं बन सकती। ये ऑप्शन वेग है, ये आंसर इनकरेक्ट अबाउट दिस स्टेटमेंट। नई तकनीक खतरा बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, कोई जरूरी बात नहीं है। परंतु ये जो ऑप्शन इसका भारत में समानता एक नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जो सामान्य कानूनों से उच्च है, बिल्कुल ऑर्डिनरी लॉ से बड़ी बात है। इक्विटी भारत में बड़ी बात मानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 सबसे ऊपर अच्छा माना गया है। भारत में ये आर्थिक और राजनीतिक अधिकार है जो संविधान का अविभाज्य भाग है। ये आर्थिक इकोनॉमिक राइट नहीं है, कहीं पर भी इकोनॉमिक राइट नहीं है, पॉलिटिकल राइट है। पॉलिटिकल भी एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, ये फंडामेंटल राइट इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल की बात नहीं करते हैं, ठीक है। सोशल राइट तो है, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल की सच बात नहीं करते। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल की बात, इकोनॉमिकल की बात आपका डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। हाँ, अगला एक क्वेश्चन ये है कि भारत में भारत के मैग्ना कार्ट के रूप में वर्णित किया है। ये क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज ही आना था, इनमें से कौन सा सही है, एग्जैक्ट सही ये बात है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, और सेकंड बिल्कुल सही है। तो ए और सी इसके दो आंसर हो सकते हैं, पर एचएसएससी ने सी आंसर माना है, परंतु इसके आंसर ए और सी दोनों हो सकते हैं। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल राइट भी नहीं, और नई तकनीक इनके लिए खतरा बन सकती है, ये बात भी कोई पूर्णतः सत्य नहीं है। नई तकनीक से क्या, इससे कोरिलेट ही नहीं कर सकते, नई तकनीक से इसको कोरिलेट ही नहीं कर सकते अच्छी तरह से इसको। भारत के उपराष्ट्रपति किन के द्वारा चुने जाते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा नहीं, देखो इसमें याद रखना, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो चुना जाएगा उपराष्ट्रपति के तौर पर और हटाया जाएगा राष्ट्रपति के तौर पर। उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनने का मतलब है राष्ट्रपति की जगह कार्य करता उपराष्ट्रपति। हालांकि संविधान में कोई कार्य नहीं बता रहा कि उपराष्ट्रपति ये करेगा, तो इसीलिए जब उसको चुनेंगे तो राष्ट्रपति के तौर जैसे चुनेंगे, उसे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य चुनेंगे। फर्क क्या है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में? राष्ट्रपति में तो टोटल जो इलेक्टेड मेंबर थे, निर्वाचित सदस्य, वे चुनते थे, परंतु इसमें टोटल सदस्य चुनेंगे, लोकसभा के भी टोटल और राज्यसभा के भी टोटल। राष्ट्रपति वाले में तो विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा वे भी चुनते थे, परंतु इसमें राज्य की विधानसभा चुनने वाली नहीं होती, और विधान परिषद ना तो राष्ट्रपति में चुनती थी और ना ही विधान परिषद उपराष्ट्रपति में चुनती है। ये तो हो गया चुनने का पॉइंट। अब मैं हटाने का पॉइंट बताऊं तो वहां पर तो हटाते हुए लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्य, निर्वाचित नहीं टोटल सदस्य हटाएंगे राष्ट्रपति महोदय को, अलग से महाभियोग दिया है इंपीचमेंट आर्टिकल 61, परंतु उपराष्ट्रपति को हटेगा राज्यसभा के सभापति के तौर पर। राज्यसभा के सभापति के तौर पे हटेगा, तो इसका मतलब यह है हटाते हुए राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में तो स्पष्ट बहुमत से बिल पास होगा, टोटल सदस्यों के आधे से अधिक पास करेंगे जब ये हटेगा, और दूसरा लोकसभा में आम सहमति से बिल पास हो जाए। तो कोई तुमसे पूछे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने वाला बिल क्या लोकसभा में आता है? आता तो है, परंतु आम सहमति से उसको मान लेते हैं। मेन हटाने का प्रोसीजर कहां पर आता है? राज्यसभा में, और पहले भी बिल भी कहां पर आता है? पहले राज्यसभा में। तो मेन हटाने वाला पॉइंट भी राज्यसभा में और पहले बिल भी वहां पर आता है हटाने में, स्पष्ट बहुमत। आगे चलें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? देखो बच्चों, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अगर मैं बात करूं मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश तो कौन? राष्ट्रपति महोदय तो करेंगे, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेंगे, और जो जज है उनकी भी सलाह लेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और उस राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करेंगे मुख्य न्यायाधीश की बात में, किसी राज्य के राज्यपाल, किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। परंतु अगर किसी राज्य का न्यायाधीश चुनना है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश चुनने हैं, तो ये तीन व्यक्ति तो रहे। कौन कौन से तीन व्यक्ति रहे? राष्ट्रपति तो लगाने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने वाला है, और राज्यपाल से भी क्या कर लेते हैं? सलाह मशवरा कर लेते हैं। जब अन्य न्यायाधीशों को लगाना है किसी राज्य में, तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे भी सलाह कर लेते हैं, तो तब चार व्यक्ति हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखें तो क्या क्या नहीं हो सकता, उसके बेसिस पे आंसर निकालेंगे। देखो, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य का मुख्यमंत्री, ये आंसर क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री मेंशन है, मुख्यमंत्री का कहीं पर भी कोई रोल नहीं होता। अगला देखो, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य का राज्यपाल हो सकता है, यह भी क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री है,
उसमें क्या है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। परंतु बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो जरूर होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तो जरूर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तो जरूर होता ही होता है। इसीलिए ए भी ठीक है, परंतु एक पूर्ण ठीक नहीं है। इसमें पूर्णतः ठीक होने के लिए क्या होना चाहिए था, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और होना चाहिए था। तो बेस्ट आंसर इसके लिए क्या आता है, बी। बेस्ट आंसर इसके लिए क्या आता है बच्चों, बी। आगे आ जाइए। अल्पकालिक अर्थ संबंध प्राय कितनी अवधि के लिए होता है, हमें पता है इकोनॉमिक प्लान हमारे 5 वर्ष के होते थे, परंतु बीच बीच में रोलिंग प्लान भी काटे थे। रोलिंग प्लान का मतलब है छोटे टाइम पीरियड के लिए जो प्लान, तो छोटे टाइम पीरियड के लिए जो प्लान काटे थे वे 1-1 साल के काटे थे। 1990 से 91 से 92 तो 1 साल के लिए काटे थे, 12 माह के लिए। तो शॉर्ट टर्म के जो प्लानिंग थी वो 12 महीने करते थे, ठीक है, 12 महीने। अगला, नया उत्पाद विकास चक्र में कौन से चरण में कल्पना सर्जन, कल्पना स्क्रीनिंग और संकल्पना विकास होता है। कोई प्रोडक्ट तुम बनाने जा रहे हो तो उस प्रोडक्ट में, न्यू प्रोडक्ट कोई बनाया तो उसकी साइकिल में विच फेज फॉलो आफ्टर आइडिया जनरेशन। आइडिया बना दिया, भाई मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, मेरे दिमाग में आ गई कि मैं उड़ने वाली कोई चीज बनाना चाहता हूं जो लाइट वेट की हो, जो 2 आदमी आराम से जैसे स्कूटर ले रहे हो ऐसे चीज उड़े और उसमें अपने गैस भरे या कुछ भी भरे और वो 2 आदमी उड़ जाए, मेरी कल्पना ये है। तो मेरा आइडिया जनरेशन हो गया, एक एयर व्हीकल बनाना है 2 व्यक्तियों वाला, ठीक है। फिर आइडिया स्क्रीनिंग, तो मैंने उसके लिए तरीके निकालने लगे, भाई कौन सा तरीका बेस्ट है, कौन सी मेटल यूज करूं, कौन सी गैस यूज करूं या पेट्रोल डीजल क्या यूज करूं जो मुझे कंफर्ट वे में रहे और किस प्रकार की उसकी शेप हो। फिर कंसेप्ट डेवलपमेंट, फिर मैं उसको धीरे धीरे बनाने के लिए सोचूं, भाई मैं खुद बनाऊं या किसी कंपनी वगैरह से टाई अप करूं। तो ये चीजें किस बात में आ गई, ये चीजें मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्रोडक्ट का विकास करना चाहता हूं, बाजार की मार्केट कर रहा हूं, मार्केट शेयर एनालिसिस है, व्यवसाय स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, मैं उसको बिजनेस की तरह देख रहा हूं, तो मेरा वो बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है। मैं किस प्रकार की रणनीति उस प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूं। मैंने महसूस किया कि एयर फ्लाइट जो है बच्चों वो तो लेट चलेगी, उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा, फलानी फ्लाइट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्यों ना एक इस तरह का 2 वे बना दे, 2 वे बनाने के बाद उसमें एक छोटा सा ट्रेनिंग लाइसेंस हो और उसके माध्यम से आप उड़ सकते हो। परंतु ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने बना दिया, यहाँ पे तो बहुत सारी बिल्डिंग है, कभी किसी बिल्डिंग तक टकरा होगा, किसी बिल्डिंग तक टकरा होगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। परंतु बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में देखो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो किसी आइडिया से पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस आइडिया सोचा, उस पर इंप्लीमेंट किया, उसको आइडिया निकाले, तो ये सारी बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है, व्यवसाय रणनीति विकास है। आगे आ जाओ। हाल ही में पीएम मोदी ने किस तारीख को हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो बच्चों तुम याद रखना 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना हमने स्टार्ट की थी। तो 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना स्टार्ट की थी, क्या 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना स्टार्ट की थी। उसके बाद से अब की बार स्टार्टअप के लिए प्राइज भी दिए गए हैं। तो योजना स्टार्ट हुई 2016 में, परंतु दिवस बनाना कब से चालू किया, 2022 में। दिवस बनाना चालू करें 2022 में। स्टार्टअप का मतलब है आप कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, उसके लिए सरकार आपकी क्या करेगी, मदद करेगी। और 12 जनवरी आपको पता है यूथ डे है, 12 जनवरी को हमारा जन्मदिन भी होता है स्वामी विवेकानंद जी के साथ। स्वामी विवेकानंद वाले दिन को हमारा भी जन्मदिन हुआ, तो सौभाग्य फील करते हैं इस बात के लिए कि इतने ज्ञानवान पर्सन वाले दिन हमारा भी जन्मदिन है, 12 जनवरी। आगे आ जाओ। हाल ही में किसे पीएम मोदी ने नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, शायद पेपर 1, 2 या 3 में, कौन से पेपर में था, उस टाइम पर मैंने एक्सप्लेनेशन में ये क्वेश्चन कराया था। तो ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होता अगर वो एक्सप्लेनेशन देखा होता। उस टाइम मैंने क्या पूछा था, उस टाइम मैंने पूछा था अनंत नागेश्वरम, इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मोदी साहब का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, अनंत नागेश्वरम। ये पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था और ये एक्सप्लेनेशन पूछी थी। अब की बार क्या आ गया, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ये अपॉइंटमेंट हुई अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद। तो बच्चों ये दोनों चीजें मैंने उस टाइम बताई थी, उस टाइम बच्चों ने ध्यान नहीं करा। तरुण बजाज क्या है, तरुण बजाज वित्त सचिव हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। और विनय मोहन कवरात्रा क्या है, ये विदेश सचिव हैं। ये सारी चारों नई अपॉइंटमेंट हुई हैं। जिसने वो एक्सप्लेनेशन देखी होगी वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेता। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर आपके अजय कुमार सूद हैं।
और इकोनॉमिक एडवाइजर अनंतनम नगेश्वरम है। तरुण बजाज वित्त सचिव हैं। विनय मोहन कवरात्रा विदेश सचिव हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सेना अभ्यास एक्स जस्टलिक हुआ है? तो एक्स जस्टलिक जो हुआ बच्चों वो उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है। उज्बेकिस्तान के साथ एक्स जस्टलिक। ये मध्य एशिया का देश है, बताया था उससे रशिया के पास में मध्य एशिया का देश उज्बेकिस्तान, जो संघाई चाइना ऑर्गेनाइजेशन एससीओ उसका भी ये मेंबर है। किर्गिस्तान के साथ खंजर ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन खंजर, भारत और किर्गिस्तान का ऑपरेशन खंजर, ठीक है। और रशिया के साथ पासेक्स, रशिया के साथ जो अपना सैन्य अभ्यास उसका नाम है पासेक्स। जापान के साथ जो अपना सैन्य अभ्यास है बच्चों उसका नाम है धर्मागोर्दा, धर्मागोर्दा, ठीक है, धर्मागोर्दा जापान के साथ। हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिला? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिला विवेक लाल, विनोद शर्मा, तो इन दोनों में से नहीं है। पहले इन दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं ये किस चीज के लिए, क्योंकि अगले पेज पे जाना पड़ेगा। विवेक लाल को मिला एंटरप्रेन्योरशिप लीडर अवार्ड, उद्यमिता का अवार्ड, उद्यमिता का लीडर अवार्ड किसको मिला है? विवेक लाल को 2022 का। और विनोद शर्मा को मिला है सुभाष चंद्र आपदा अवार्ड, सुभाष चंद्र आपदा अवार्ड। एक बच्चे ने पिछली बार मुझे कमेंट कराया था सुभाष चंद्र आपदा अवार्ड कि सर आपने ये गलत बता दिया राकेश भंडारी। तो राकेश भंडारी को बच्चों मैंने गलत नहीं बताया था, उस बच्चे को बताना चाहता हूँ। राकेश भंडारी को 2021 के लिए मिला था और शुभ विनोद शर्मा को 2022 के लिए। उस बच्चे के कॉमेंट के लिए ही मैंने क्वेश्चन में ऑप्शन डलवाया था। कुछ 2-3 करंट के मैंने दिए हैं और अब की बार पेपर दूसरी टीम से बनवाया था। तो बच्चों विनोद शर्मा को 2022 का सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन अवार्ड मिला है। 2021 का राकेश भंडारी को मिला था। विवेक लाल को एंटरप्रेन्योरशिप लीडर अवार्ड मिला है। रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स वाले को ये आपका अवार्ड मिला, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार अवार्ड। और भूषण कुमार जी को बच्चों इंटरनेशनल गांधी अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड भूषण कुमार जी। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड भूषण कुमार जी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, परंतु ऐसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके लिए ₹1.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब आ जाते हैं हरियाणा के क्वेश्चन बच्चों, आ जाओ। करनाल का युद्ध किसके बीच में? 1739 में जो करनाल का युद्ध हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला व नादिर शाह ईरानी आक्रमणकारी, जो कोहिनूर हीरा वगैरह ले गया था, नादिर शाह, उस नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में 1739 में करनाल का युद्ध। आ जाओ। इन विच हरियाणा इज सेड टू बी मल्टी रिच, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है इनडायरेक्टली तरीके से पूछ के। बहुधान्य किसने कहा? बहुधान्य किसमें कहा? महाभारत में कहा बहुधान्यक। रामायण को आदि काव्य बोलते हैं। सहस्त्र संहिता, सहस्त्र हजारों श्लोकों वाली किसको बोलते हैं? महाभारत को बोलते हैं। अष्टाध्यायी, पाणिनि ने पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, जो संस्कृत की व्याकरण है अष्टाध्यायी, जो पाणिनि ऋषि ने लिखी थी, पाणिनि ऋषि ने। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार द मैक्सिमम रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर वाज डन इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो उस समय पे बच्चों डिस्ट्रिक्ट ही कम होया करती। अंबाला डिस्ट्रिक्ट थी, हिसार भी डिस्ट्रिक्ट थी, तो परंतु ज्यादातर अल्लड़ आदमी कड़े के रोहतक सोनीपत के, तो रोहतक से सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई थी। जाट जो खाप जो थी उन्होंने भी काफी बंदे भेजे थे, ठीक है, रोहतक से ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई थी। कंवल सिंह धनखड़ वनखड़ बहुत सारे बंदे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा शेयर इट्स बॉर्डर विद 3 स्टेट? तो 3 स्टेट, रेवाड़ी तो राजस्थान से लगती है, झज्जर दिल्ली तो लग गए हैं, पंचकुला आपका किससे लगता है? हिमाचल प्रदेश से लगता है, और पंचकुला किससे लगता है? आपका चंडीगढ़ से लगता है, मतलब पंजाब से लगता है। परंतु यमुनानगर देखो, यमुनानगर हिमाचल प्रदेश से लगता है, हिमाचल प्रदेश का नान वगैरह। उत्तराखंड से लगता है, उत्तराखंड का आपका क्या नाम है, देहरादून वगैरह का एरिया। और यूपी से लगता है यमुनानगर सहारनपुर से। तो यमुनानगर वो है जो 3 राज्यों से लगता है, ठीक है।
एपीएमसी एक्ट, अभी अभी आपने किसान आंदोलन बहुत सारे सुने होंगे, उस किसान आंदोलन में मेन था एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट। जो मंडियां स्थापित की जाती हैं, जो आपका अनाज वगैरह लेती हैं, वो किस एक्ट के थ्रू लेते हैं? एपीएमसी एक्ट के थ्रू। एपीएमसी एक्ट के थ्रू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जर्नल क्वेश्चन था जो आम बंदे को पता होना चाहिए। मंडियों का इतने किसान भी लाए थे, मंडियों का काम किस प्रकार होता है, इस एपीएमसी एक्ट के थ्रू होता है। बहुत बार इस क्वेश्चन का जिक्र हुआ था कि मंडियां बंद हो जाएंगी तो एपीएमसी एक्ट का क्या यूज होगा। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां पर है? तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां पर है बच्चों? गुरुग्राम में। और हरियाणा रोडवेज के हैवी लाइसेंस के ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? हैवी लाइसेंस के ट्रेनिंग सेंटर आपके बहादुरगढ़ में भी खुल रहा है, आपका मुरथल सोनीपत में भी खुल रहा है हैवी, उसका एक दो जगह और प्रस्तावित है। परंतु हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां पर है बच्चों? गुरुग्राम में। आज बच्चों की उसमें थोड़ा जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये निम्नलिखित में से कौन से पेड़ मुख्य रूप से कलेसर वन में पाए जाते हैं? ये मैंने विकिपीडिया और हरियाणा जी के बैच में भी, और वैसे सबको बच्चों को पता भी होगा। साल के जो पौधे होते हैं बच्चों, ये ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। तो साल के पौधे किसमें? कलेसर होगा तो यमुनानगर में साल के पौधे। बबूल की कर वगैरह तो रेगिस्तान में पाई जाती हैं, तो अरावली वगैरह में पाई जा सकती है बबूल। यूकलिप्टिस, यूकलिप्टिस मैदानी भाग में पाए जाते हैं। सफेदा वगैरह मैदानी भाग में पाए जाते हैं। पीपल भी मैदानी भाग में पाए जाते हैं। तो साल का जो पौधा है वो कहां पर मिलेगा? कलेसर वन में। बबूल कहां पर मिलेगी? किक्कर, किक्कर मिलेगी आपकी रेगिस्तान में। यूकलिप्टस सफेदा वगैरह मिलेगा मैदानी भाग में, जो रोहतक सोनीपत इसमें। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहां पर है? तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आपकी सोनीपत में है। और सोनीपत के भी कौन से गांव में है? पुनाना, ये कहां पर है? पुनाना तो आपका नू मेवात में है। मानेसर कहां पे? गुरुग्राम में। सोदोपुर आपका यमुनानगर के पास है। तो कुंडली, कुंडली सोनीपत में, जहां पर राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी भी है। राई के पास, राई के पास राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी भी है। और कुंडली सोनीपत में आपकी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है। को डिजिटल हरियाणा के तहत पहला लॉन्च किया गया ऐप था। तो डिजिटल हरियाणा, क्योंकि हरियाणा पूरी तरह डिजिटलाइज है, मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड है और बहुत सारे काम आपके डिजिटल वे में हो रहे हैं। तो हरियाणा का पहला डिजिटल जो ऐप था बच्चों, सरल ऐप था। कौन सा ऐप था? सरल ऐप था हरियाणा का पहला डिजिटल ऐप, सरल ऐप। आगे आ जाइए। रोमांच खेल अकेडमी एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी में स्थापित की गई थी। तो रोमांच खेल अकेडमी कहां पर स्थापित की गई बच्चों? रोमांच एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी आपकी मोरनी, मोरनी में स्थापित की गई है, जो जिसका नाम मिल्खा सिंह के नाम पे रख दिया है। जो आपके धावक मिल्खा सिंह थे उनके नाम पे रख दिया है। बिरडाना ये सबसे पुराना गांव है फतेहाबाद का, हड़प्पा सभ्यता का बड़ा साक्ष्य है। राखीगढ़ी में कौन सा बच्चों? राखीगढ़ी में म्यूजियम है आपका, किसका? हड़प्पा सभ्यता का म्यूजियम, राष्ट्रीय लेवल का है म्यूजियम, राष्ट्रीय लेवल का हड़प्पा सभ्यता का म्यूजियम। मुंदरी, मुंदरी में संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनी है, कैथल, संस्कृत यूनिवर्सिटी बनी है मुंदरी कैथल। इसको लव कुश की जगह संबंधित मानते हैं। लव कुश, रामायण के लव कुश से रिलेटेड मानते हैं, राम जी के पुत्र मुंदरी। लव कुश के साक्ष्य भी मिले मुंदरी कैथल में, संस्कृत यूनिवर्सिटी। मोरनी में आपके मिल्खा सिंह, थापली मोरनी, ठीक है, पंचकुला में मोरनी हिल्स, वहां पर। प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त, मांडोली यमुनानगर से। वैसे इनका संबंध बच्चों आपका पूछे तो वैसे इनका संबंध आपका पाकिस्तान से रहा था, परंतु हरियाणा में जो ये यहाँ पर आके बसे थे, तो हरियाणा में कहाँ के आके बसे थे? यमुनानगर में, मांडोली यमुनानगर में। सुनील दत्त संजय दत्त के फादर, बहुत अच्छे एक्टर थे दिवंगत सुनील दत्त जी, कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, बहुत बेहतरीन एक्टर थे। चंडीगढ़ की मुख्य योजना, चंडीगढ़ की मुख्य योजना मैंने विकिपीडिया में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा है। क्या चंडीगढ़ आप देख भी सकते हो? मानव शरीर की कैपिटल परिसर को सी, ये ऐसे क्वेश्चन है, आपको दिखा देता हूँ। ये चंडीगढ़ का पता भी है सबको, मैंने विकिपीडिया में करा भी रखे हैं। कैपिटल परिसर को सिर कहते हैं, हृदय 17 बस स्टैंड को कहते हैं। तो बहुत अच्छा, खुले हुए हाथ, ओपन एंडेड चंडीगढ़, तो मानव शरीर के आधार पर है चंडीगढ़। विच द फॉलोइंग हरियाणी फ्रीडम फाइटर गेट ए शेरे हिंद टाइटल बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा टाइटल किसे मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा जो टाइटल मिला वो कंवल सिंह धनखड़ को। कंवल सिंह धनखड़ ये झज्जर से थे, नेताजी सुभाष चंद्र में आर्मी में मेजर वगैरह थे, कंवल सिंह धनखड़ झज्जर। इसके अलावा फतेह सिंह को कैप्टन बनाया गया था, आर्म्ड फोर्स का कैप्टन बनाया गया था, आर्म्स कंपनी का कैप्टन, आर्म्स कंपनी का जो कैप्टन बनाया गया था फतेह सिंह को बनाया गया था, हिसार से थे फतेह सिंह जी। काशीराम
जोश अंबाला वाले को, इनको गदर पार्टी का सचिव बनाया गया था। गदर पार्टी जो लाला हरदयाल ने बनाई थी, लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी बनाई थी आपकी कनाडा यूनेस्को के सैन फ्रांसिस्को में, यूनेस्को के सैन फ्रांसिस्को में वहाँ का सचिव बनाया गया था। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी वहाँ पर बनाई थी ना यूएसए में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो गदर पार्टी बनाई, उसका हेड बनाया गया था, सचिव बनाया गया था काशीराम जोश को। वैद लेखराम शर्मा हिसार से क्रांतिकारी थे, जिन्होंने HSRA जो भगत सिंह और तुम्हारे मेन तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी थी, उनके लिए विस्फोटक सामग्री बनाने का कार्य करते थे। वैद लेखराम शर्मा, वैद लेखराम शर्मा हिसार से, तो वैद लेखराम शर्मा जी हिसार से, HSRA भगत सिंह और जो लड़ाई वड़ाई कराया करते उनके टाइम पर विस्फोटक बनाने का कार्य करते थे वैद लेखराम शर्मा। और भगवत सिंह धनखड़ झज्जर वाले, इनको स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र ने शेरेंद की उपाधि दी थी। फतेह सिंह को आर्म्स कंपनी का कैप्टन बनाया गया था हिसार वाले को। काशीराम जोश अंबाला वाले को लाला हरदयाल ने जो गदर पार्टी बनाई थी यूनेस्को के यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में, वहां पर सचिव बनाया गया था। किसे पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला ग्रेजुएट होने का ऑनर प्राप्त है? पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला लाला दुनीचंद को प्राप्त है भाई, लाला दुनीचंद को पहला ग्रेजुएट होने का श्रेय प्राप्त है। उषा शर्मा दूरदर्शन पे कार्य करने वाली पहली महिला कलाकार, दूरदर्शन पे कार्य करने वाली पहली महिला कलाकार। और आपका मिर्जा नजफ खां अंग्रेजों से वजीफा पाने वाले, अंग्रेजों से सैलरी पाने वाले हरियाणा के अंतिम मुगल सम्राट जो शाह आलम के वंश से थे, अंतिम उसको पाते थे जो हरियाणा की तरफ से जो दीवान थे, वजीर थे ना, जो हरियाणा की तरफ से वजीर थे, वो शाह आलम के वजीर जिनको अंग्रेजों से सैलरी मिलती थी, वो मिर्जा नजफ खां, शाह आलम के वजीर मिर्जा नजफ खां। सूर्य पुरस्कार पाने वाले सम्मानित पहला व्यक्ति कौन था बच्चों? सूर्य पुरस्कार पाने वाले, तो सूर्य पुरस्कार पाने वाले थे पहले व्यक्ति विष्णु प्रभाकर सूर्य पाने वाले थे। देवी शंकर प्रभाकर लक्ष्मीचंद पुरस्कार पाने वाले थे, लक्ष्मीचंद पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति देवी शंकर प्रभाकर। और आपके बच्चों ये क्या नाम है, करतार सिंह सुमेर, ये संतोख सिंह पुरस्कार जो पंजाबी साहित्य के लिए भाई संतोख सिंह मिलता है, वो करतार सिंह सुमेर। और रामकृष्ण तमुआ उर्दू साहित्य का हाली पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो हाली पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? रामकृष्ण तमुआ। और विष्णु प्रभाकर क्या हो गए बच्चों? विष्णु प्रभाकर हो गया आपके सूर्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति। करतार सिंह तुमोर संतोख सिंह पुरस्कार वाला प्रथम व्यक्ति। और देवी शंकर प्रभाकर यह आपका लक्ष्मीचंद प्रथम पुरस्कार। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री किस जिले में झंडा फहराया? तो मुख्यमंत्री साहब ने फहराया अंबाला में झंडा, अंबाला में मुख्यमंत्री, पंचकुला में राज्यपाल, डिप्टी सीएम जींद से, और यमुनानगर से अध्यक्ष महोदय ज्ञानचंद गुप्ता जी। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी यमुनानगर से, सीएम खट्टर साहब अंबाला से, पंचकुला से आपके राज्यपाल जी, जींद से डिप्टी सीएम। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के किस जिले में ऑर्गेनिक मंडी बनाई गई? तो किस जिले में ऑर्गेनिक मंडी बनाई गई? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बच्चों आपके गुरुग्राम में क्या बनाएगी? मंडी बनाई, सॉरी हाँ, गुरुग्राम में क्या बनाएगी? मंडी बनाई गई। ठीक है। और प्राकृतिक खेती के लिए कार्यशाला कहां पर बनाएगी? कुरुक्षेत्र में। कार्यशाला कहां पर बनाएगी? कुरुक्षेत्र में। मंडी कहां पर बनाएगी? गुरुग्राम में। भिवानी में मोटे अनाज के लिए रिसर्च सेंटर, मोटे अनाज के लिए रिसर्च सेंटर बजट में मैंने मेंशन भी किया था, मोटे अनाज के लिए रिसर्च सेंटर बजट में मेंशन था भिवानी। ठीक है, आ गया। स्पीड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कम टाइम में ज्यादा सोल्व करना है। प्रदेश का पहला ऑक्सीजन बाग कहां पर लगाया गया बच्चों? प्रदेश का पहला ऑक्सीजन बाग कहां पर लगाया गया? तो प्रदेश का पहला ऑक्सीजन बाग लगाया गया बच्चों आपका गुरुग्राम, सॉरी सोनीपत में। प्रदेश का पहला ऑप्शन कहां पर लगाया गया? बाग सोनीपत में। जींद में क्या लगाया गया? जींद में पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट, जींद में प्रदेश का पहला हाइड्रोजन गैस प्लांट। गुरुग्राम में हरेरा कोर्ट व हेलीपोर्ट, हरेरा कोर्ट, हरेरा मतलब इंडस्ट्री वगैरह के कोर्ट ले, और हेलीपोर्ट मतलब हेलीकॉप्टरों के लिए जो हवाई अड्डा टाइप बनाया छोटा हेलीकॉप्टरों के लिए गुरुग्राम में। ठीक है बच्चों। हिसार में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, जो देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर जो कौन सी कंपनी कर रही है? दृश्या इमेजिंग, दृश्या के साथ हिसार में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर। सोनीपत में पहला ऑक्सीजन बाग, जींद में हाइड्रोजन गैस प्लांट,
गुरुग्राम में हेलीपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया बच्चों? आ जाइए, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गुरुग्राम में क्या कर रहे हैं? गुरुग्राम में महाराणा प्रताप की 73 फुट की महाराणा प्रताप की 73 फुट की मूर्ति बना रहे हैं। तो महाराणा प्रताप की 73 फुट की मूर्ति गुरुग्राम में। गुरुग्राम में हिसार में महालक्ष्मी मंदिर बना रहे हैं 100 करोड़ का। 100 करोड़ का महालक्ष्मी मंदिर हिसार में, महालक्ष्मी जी की फोटो भी है। कुरुक्षेत्र में बंदा बहादुर का गेट। बंदा बहादुर का गेट, तो बंदा बहादुर का गेट कहां पर बनाया जा रहा है? बंदा बहादुर का गेट कुरुक्षेत्र। तो बंदा बहादुर का गेट कुरुक्षेत्र, हिसार में महालक्ष्मी मंदिर, गुरुग्राम में महाराणा प्रताप की 73 फुट की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी प्रतिमा चंडीगढ़ में। बहुत अच्छा, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। आगे आ जाओ। सीएम द्वारा संस्कृत, हिंदी, साहित्य, उर्दू के लिए कितने साहित्यकारों को पुरस्कार मिला? तो सीएम महोदय द्वारा हिंदी, संस्कृत और पंजाबी के 138 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया। 138 व्यक्तियों को। 51 जो है भीम अवार्ड दिए जाएंगे। 51 भीम अवार्ड बांटे जाएंगे। 100 सैनिक स्कूल को ले जाएंगे। 100 हरियाणा में सैनिक स्कूल को। एक क्वेश्चन नहीं होता हमारा, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन करने का तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो 138 तो साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा उर्दू के, संस्कृत के, इसके। और 91 जो है भीम अवार्ड दिए जाएंगे। और जो आपके मैंने बताए बच्चों 100 सैनिक स्कूल को ले जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो बच्चों कुछ भी मान लो मिनरल है अलग प्रकार का, कहां पर पाया जाता है? एस्बेस्टस। ये आपका महेंद्रगढ़ में। मैंने मिनरल्स का नाम से अलग से करा रखे, कहां पर चीनी मिट्टी, कहां पर रवेदार चूना, कहां पर, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में महेंद्रगढ़। हरियाणा में किस स्थान पर जवाहरलाल नवोदय विद्यालय नहीं है? तो वैसे तो करनाल में भी है, परंतु करनाल के कुंजपुरा में नहीं है। करनाल में नीलोखेड़ी में है। करनाल के नीलोखेड़ी में है तुम्हारा ये नवोदय विद्यालय। टोटल 21 नवोदय विद्यालय हैं। मोली पंचकुला में है। चूरपुर, करनाल, चूरपुर में आपका औषधि पार्क भी है। औषधि पार्क भी है चूरपुर में। ताऊ देवीलाल औषधि पार्क चूरपुर। तितरम कैथल में आपका नवोदय स्कूल है। कुंजपुरा करनाल में नहीं है। कुंजपुरा करनाल में नहीं है। ये अपना सॉल्यूशन था आपका क्या नाम है, हरियाणा जीके का, नेशनल जीके का और करंट अफेयर का। आज हमारे राधे राधे सर आज कहीं बिजी थे, तो भाई आज हिंदी का हम ही करा रहे हैं सॉल्यूशन। ज़्यादा कमेंट तो नहीं, पर है इतनी जितनी हिंदी आओ उतनी तो करा ही दिया, छोटी मोटी हिंदी का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले राधे राधे के लिए राधे 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 राधे। तो राधे राधे सर के आज कहीं पर गए हुए हैं, तो हिंदी का सॉल्यूशन करा देते हैं। सर कितने पे है हिंदी सर? क्या नंबर पे हिंदी सर? 78 पे 78 हिंदी। आ जाओ। राधे राधे जी। अग्नि, जल, कोकिला तथा सूर्य शब्द के उदाहरण है। अग्नि आग को कहते हैं, जल को पानी कहते हैं, कोकिल कोयल को कहते हैं और सूर्य को सूरज कहते हैं। तो ये फिर अग्नि वग्नि क्या है? ये संस्कृत के शब्द है। अग्नि में समागी, आग में समागी नहीं, सीता माता अग्नि में समागी, वो संस्कृत का शब्द है अग्नि। तो ये सारे शब्द क्या तत्सम, जो एज इट इज संस्कृत से निकाले गए हैं। यौगिक दो के जोड़ से बनता है। अविकारी, विकार विकार पैदा ना हो, अविकारी शब्द जैसे। ठीक है, अब आ जाओ। तुम मन लगाकर पढ़ते हो तो अवश्य पास हो जाते, ये करते तो ये हो जाता। हेतु हेतु मतलब उस कारण की वजह से वह चीज हो जाती। पास्ट में कोई चीज हुई हो, हेतु हेतु काल, और उसकी वजह से अगला फ्यूचर अफेक्ट होया हो, उसे बोलते हैं हेतु हेतु काल। हेतु 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 मतभेद। और मैं इसकी बताऊं अपूर्ण, अपूर्ण कि वो बता दे वो आया था, वो आया था, कब आया था भाई? सोमवार को आया था, मंगलवार को आया था, कब आया था? उसने केडीडीटी का टेस्ट दिया, कौन सा टेस्ट दिया? तो हो गया अपूर्ण। उसने केडीडीटी का शनिवार को 12:30 बजे वहां पर टेस्ट दिया, तो ये हो गया पूर्ण काल, पूर्ण। तो हेतु हेतु मतभेद। गर्ल, गर्ल बोलते हैं विष को, कि सांप का गर्ल, सांप का गर्ल, गर्ल बोलते हैं विष को। तो विष का उल्टा क्या हो जाएगा? शुदा।
इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सुधा। मूर्धन्य व्यंजन आड़े तक आड़े टे टे ठे डे डे डे, ये मूर्धन्य व्यंजन के हैं, मूर्धन्य व्यंजन टे। अगला, यशोगान का संधि विच्छेद क्या है? यश प्लस गान, देखो बच्चों यश आ जाएगा तो इसमें क्या लगेगा, विसर्ग, विसर्ग लगेगा तो यश ये होगा। कोई भी विसर्ग लग जाए ना, मन प्लस ज्ञान मनोज्ञान, मन प्लस ज्ञान मनोज्ञान, तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाता है मनोज्ञान यशोज्ञान, तो यश प्लस ज्ञान विसर्ग संधि। संज्ञा यश और नाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के दूरस्थ शब्दों के साथ किया जाए। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को राम ने रावण को धनुष से अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर सीता के लिए मारा, तो सीता के लिए कारक हो गया, राम ने कारक हो गया, रावण को कारक हो गया, अपने भाई के साथ लक्ष्मण के साथ, ठीक है, लंका में जाकर मारा में पर, तो वो बच्चों सारे क्या है, कारक। संज्ञा और नाम के बीच में कनेक्शन देने वाले कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये सारे क्या है, कारक। तो ये बच्चों सॉल्यूशन था, आई होप अच्छा लगा हो, ना लगा हो तो बच्चों जब भी अच्छा ना भी लगे ना, फिर भी अपनी नॉलेज के लिए चेक कर लो, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं टेस्ट सीरीज में। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेक्स्ट टीचर जो है वो आपके सॉल्यूशन कराएंगे। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दिया करो भाई। हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम नेहा है और मैं रोहतक वेटिकन इंस्टीट्यूट पे पिछले काफ़ी सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, साथ के साथ संस्था भी चला रही हूँ। आप लोगों के प्यार की वजह से चल रही है अभी तक। तो ऑनलाइन में काफ़ी कम मैं दिखती हूँ, थोड़ा बहुत अपनी फेसबुक आईडी से, वेटिकन की या नेहा की फेसबुक आईडी से शेयर करती रहती हूँ चीज़ें। बाकी आज मैं आप लोगों से मिली हूँ बेसिकली वो सुपर्ब टेस्ट सीरीज़ जो KDDT चैनल के द्वारा चलाई गई है हरियाणा के बच्चों के लिए। बड़ा ही शानदार प्रोसीजर है ये, बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट को कंपाइल किया जाता है और हर टेस्ट में मैं बच्चे को सलाह देके जाती हूँ कि पक्का इस टेस्ट को फेस करे हर वो बच्चा जो हरियाणा में सरकारी नौकरी लेने का सपना देखता है। तो ये टेस्ट की प्रैक्टिस सबसे बेस्ट आपको इसके थ्रू हो सकती है और मैं इसका इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करवाने के लिए आती हूँ बच्चों आप सबके सामने। और आज के टेस्ट में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 84। He studied these fascinating documents until, देखो कंजंक्शन है बेटा, एक बार मार्कर ले लेते हैं। until जो शब्द है वो यहाँ पे काम कर रहा है बेसिकली कंजंक्शन के तौर पे। चलो एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर मार्कर देखेंगे। He studied these fascinating documents until he thoroughly understood them। थोरोली का मतलब होता है बिल्कुल अंदर तक उस चीज को जान लेना, समझ लेना या गहराई से पढ़ना, और डॉक्यूमेंट को तो गहराई से ही समझ के साइन करने चाहिए। तो उस लॉजिक से अंडरस्टूड भी सही है। क्यों सही है अंडरस्टूड? क्योंकि स्टडीड ऑलरेडी पास्ट है बेटा। अब पास्ट का जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो तो पास्ट में ही कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो थोरोली शब्द भी यहाँ पे सही लग रहा है, ध्यान से पढ़ना, और अंडरस्टूड का मतलब भी एकदम पास्ट के हिसाब से लॉजिकली ओके लग रहा है। तो इसका आंसर हमें लेना चाहिए था नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी बेटर है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 85 था बच्चों, उसको अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है और बड़ा ही शानदार टॉपिक है क्वेश्चन टैग। हर बच्चे को सलाह दूंगी कि तैयार कर लो, अगर पेपर में आता है तो 1 नंबर पक्का होता है और 1-1 नंबर की लड़ाई तो में लड़नी होती है बच्चों। नन ऑफ देम इज ऑनेस्ट। अब नन जो शब्द होता है ना वो आपके सेंटेंस को नेगेटिव कर देता है, यानी कि टैग हमें लेना होगा पॉजिटिव, यानी जो ऑप्शन में नोट है वो तो आ ही नहीं सकता। तो सही आंसर 1 मिनट में मिल गया हमें, आर दे। आर दे पूरे क्वेश्चन टैग के 5 बेसिक रूल होते हैं, बहुत ध्यान से आप उन्हें अगर पढ़ ले समझ ले तो 5 रूल के दम पे आपका क्वेश्चन टैग सॉल्व हो जाता है। उन 5 में से एक ही रूल मैंने अभी तुम्हें सिखा दिया कि नन शब्द इंग्लिश में काम करता है किसका? नेगेटिव का। अब सेंटेंस अगर पहले से नेगेटिव होता है ना बेटा टैग में, तो टैग जो बनता है ना उसका वो पॉजिटिव बनता है, यानी कि हमें ऑप्शन वो चुनना है जिसमें नॉट नहीं है, और ऐसा एक ही ऑप्शन था जिसमें नॉट नहीं है। तो इंग्लिश भी बड़ी लॉजिकल है अगर आप लॉजिक से सीखोगे तो। चलिए, तो ये हो गया आर दे। 86 क्वेश्चन में हमसे ईडियम पूछ रहा है, शायद अगले पेज पे होगा, आओ देख लेते हैं बेटा। हाँ जी, ईडियम लिखा हुआ है बच्चों, सेव वंस
फेस। हो सकता है जो मेरे दिमाग में अभी अभी एग्जाम्पल आया है कुछ बच्चों को बुरा लग जाए, पर भाई मैं जवान बच्चों की टीचर हूं ना पिछले कई सालों से, तो ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। जनरली बच्चे बाइक पे जब जा रहे होते हैं, आगे लड़का बैठा होता है, पीछे लड़की बैठी होती है। लड़के ने अपना फेस हार्डली एवर ढका होता है, लेकिन लड़की ने हमेशा ढका होता है, क्योंकि लड़के को कोई डर नहीं है अगर कोई देख लेगा तो। लड़की को पूरा पूरा डर है, देख लिया तो पंगे हो जाएंगे, इसीलिए वो फेस को ढक के चल रही है, ताकि जो बेइज्जती होने की संभावना है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो यही तो आपका मुहावरा है, सेव वंस फेस। अपनी शक्ल को ढक लेना यानी कि इंसल्ट से बचने की कोशिश करना। और इंसल्ट से बचने की कोशिश करने वाला ऑप्शन कौन सा था, टू इवेड डिस्ग्रेस, क्योंकि इवेड का मतलब होता है बच निकलना, और डिस्ग्रेस क्या होती है, बेइज्जती, अपमान, अपमान से बच निकलना। ऐसा बहुत सिचुएशंस में होता है जीवन में जहां हमें लगता है कि इंसल्ट हो सकती है, हम अपना मुंह नीचे करके चुपचाप निकल जाते हैं, है ना। तो दैट इज टू सेव वंस फेस। ऐसे ही सेव वन स्किन भी आता है, बाल बाल बचना, रिस्क से बचना, उस सेंस में आता है। चलिए कंफ्यूज नहीं करूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता के यहीं पे रहते हैं। हाइड वन सेल्फ, खुद को छुपाना, से प्लेनली, स्पष्ट बात करना, और टू अपोज, विरोध करना। कुछ नहीं है आंसर, सही आंसर आपका फोर्थ है बेटा, इवेड डिस्ग्रेस, बेइज्जती से बचना। 87 क्वेश्चन था बेटा, स्टूडेंट्स विल गो ऑन एंड डैश। बड़ी शानदार सी बात मैं बताऊंगी, जो बच्चों ने थोड़ा बहुत मुझसे कभी ऑफलाइन में पढ़ा है वेटिकन पे या हमारे चैनल के थ्रू, तो वहां पे कुछ वन वर्ड्स की क्लासेस मैंने ली हैं, और अपनी मेरी एक येलो बुक है पतली सी, उसमें भी मैंने कुछ वन वर्ड्स, सिलेक्टेड वन वर्ड्स डाले हुए हैं। उन सिलेक्टेड वन वर्ड्स में से ही ये तीनों आए हुए हैं। तो जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन में पढ़ते हैं, अगर उनके पास घर पे वो येलो बुक रखी हो ना, तो उठा के खोल के देखना, तीनों सेम टू सेम उसी में से उसने पूछे हुए हैं। और जनरली आपके जो हरियाणा के अब पेपर आए हैं, उन्हीं बुक्स में से काफी कुछ पूछा गया है। आइए, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्टूडेंट्स विल गो ऑन डैश। ऑप्शन में एक्सकर्जन की स्पेलिंग से छेड़छाड़ कर रखी है, सही स्पेलिंग है बेटा बी। एक्सकर्जन का मतलब होता है रोमांचक यात्रा, रोमांचक यात्रा की ही इंग्लिश होती है एक्सकर्जन। तो यहाँ पे हमें सही स्पेलिंग के हिसाब से, मीनिंग और सेंटेंस की जरूरत के हिसाब से चुनना था सही शब्द, और वो आंसर क्या है, एक्सकर्जन। ये वन वर्ड्स में डाल रखा है बेटा मैंने उस येलो बुक के वोकेबलरी सेक्शन में। उसमें 3000 के आसपास मैंने शब्द डाले हुए हैं और सारे सिलेक्टेड वर्ड्स हैं। चलिए, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। अनकन्वेंशनल का मतलब होता है गैर परंपरागत। अनकन्वेंशनल शब्द दिखाता है मतलब परंपराओं से अलग चलना, परंपराओं के विरोध में चलना, या अपनी मनमानी करना। इस तरीके से ये पूछ रहा है आपसे, ये भी वन वर्ड है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन के हिसाब से बन रहा है बेटा, वो बोहेमिया बन रहा है, क्योंकि बोहेमिया का ही मतलब होता है गैर परंपरागत ढंग से किसी काम को करना, यानी मन मर्जी से कर लेना, मजे मजे में कर लेना, सीरियस होके ना करना, अपने ढंग से करना, सब सेंस में आपका बोहेमिया वर्ड आता है। निहिलिज्म को ध्यान से देखना, इसमें निहिल वर्ड है बेटा, NIHIL, और निहिल का मतलब होता है नथिंग। बहुत जगह काम आएगा, याद कर लेना। एनिहिलेट एक शब्द आता है जिसका मतलब तबाही होता है, उसके अंदर भी निहिल है, तबाही मतलब जीरो हो गया ना सब कुछ। तो निहिल शब्द जीरो या नथिंग को दिखाएगा, याद करिएगा। ये 100 के आसपास रूट वर्ड्स हैं जो बहुत काम आते हैं वन वर्ड में। ये भी मैंने अपने वेटिकन चैनल पे 100 के 100 रूट पढ़ा रखे हैं, आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत हेल्प होगी एग्जाम में। बोहेमिया गैर परंपरागत होता ही है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो आप समझते हो, विधानसभा से संबंधित यहाँ पे शब्द लिख रहा है। अगला क्वेश्चन था बेटा आपके टेस्ट में 89। अगर हम बात कर रहे हैं 89 शब्द की, तो 89 लिखा हुआ है स्परियस। स्परियस की अगर हम बात करें तो ये आता है कोई ऐसी सी चीज जो असली नहीं है, काल्पनिक है, नकली है, बनावटी है, उस सेंस में स्परियस वर्ड आता है। अब हमें इसका बताना है अपोजिट। बनावटी का अपोजिट क्या होना चाहिए, असली। नकली का अपोजिट क्या होना चाहिए, असली। तो ऑथेंटिक जो है वो इसका सही आंसर है। जो कंट्राइव्ड है इसका मतलब भी काल्पनिक होता है, सपनों में कोई काम करना। बोगस का मतलब नकली होता है। हरियाणवी बच्चे बहुत बोलते हैं बोगस है तू, तो है ये तो एकदम बोगस पॉलिसी बनाई सरकार ने, तो बोगस भी नकली को कहते हैं। और फिक्टिशियस भी नकली, काल्पनिक, जो सच्चाई से बहुत दूर हो, उस सेंस में आता है। बहुत सारी मूवीज के बाहर लिखा होता है ऑल द कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस, यानी नकली हैं, काल्पनिक हैं, मनगढ़ंत हैं, उस सेंस में आता है। तो सही आंसर बनेगा बेटा ऑथेंटिक, इसका मतलब असली होता है, और जो स्परियस है उसका मतलब नकली होता है। तो ये हो गया आपके सीईटी के टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। देख लेती हूँ और कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है ना। पिछली बार मुझसे गलती से एक क्वेश्चन चूक गया था, मुझे लगा 4 ही क्वेश्चन आए हैं, जल्दबाजी में मैंने 4 ही रिकॉर्ड कर दिए थे।
तो आज हमने कंप्लीट कर दिए हैं। बता देना वीडियो सॉल्यूशन समझ आया नहीं आया, मस्त तरीके से इंग्लिश लॉजिकल लगी कि नहीं लगी, और अगले आने वाले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।
कोई हिस्सा। जैसे आप सभी ने अपनी गर्लफ्रेंड को, बच्चे बॉयफ्रेंड को पिज़्ज़ा खिलाया होगा, है ना, या घर पे लेके आए होगे, कभी पेरेंट्स को भी खिला दिया करो, वो भी खुश हो जाएंगे। तो वो जो पिज़्ज़ा का आप स्लाइस बच्चे काटते हो, ठीक है, वो स्लाइस बच्चे किस शेप में होता है? वो सेक्टर की शेप में होता है, ठीक है। वो किसकी शेप में होता है? सेक्टर की शेप में होता है। तो सेक्टर का एरिया बच्चे होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो ये 3 सेक्टर हो गए। आपको एंगल नहीं पता, लेकिन ये पता है ये थीटा 1 एंगल है, यहाँ पे थीटा 2 एंगल है, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल है ना, ये थीटा 3 एंगल है। तो इनका जो रेडियस है, वो जो रस्सी है, वो तो 7 मीटर की है ना सभी की, तो रेडियस इक्वल है। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि पाई आर स्क्वायर, पहले का हो गया थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री, प्लस पाई आर स्क्वायर, ये मैं वो बताने लग रहा हूँ जो इन्होंने चर लिया, पाई थीटा 2 अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 360 डिग्री। तो बच्चे पाई आर स्क्वायर तो क्या हुआ? कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डिवाइड बाई 360। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है ना, तो 180 बटे 360 क्या आ गया? आधा आ गया, है ना। तो ये क्या बन गया? एक अर्धवृत्त बन गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं अर्धवृत्त का, सेमी सर्कल का एरिया घटा दूंगा तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा हमको, कि हमने उन गाय ने कितना तो चर लिया और कितना बच गया। अगर मैं त्रिभुजाकार खेत के त्रिभुज के क्षेत्रफल में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूं तो मेरे पास वो एरिया बच जाएगा जो वो नहीं चर पाई है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट, है ना। तो सेमी पैरामीटर निकाल लूंगा, 26 जमा 28 जमा 30 भाग में 2, तो ये बच्चे कितना बन गया? 84 डिवाइड बाई 2, है ना। 84 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास बच्चे कितना हो जाएगा? 42 आपके पास सेमी पैरामीटर आ गया। तो एरिया हमारे पास क्या हो गया? 42 इंटू में 42 में से ये गया 16, ये बच्चे हो गया 14, ये बच्चे हो गया हमारे पास 12, है ना। अब यहाँ से देखो 16 का तो 4 आ ही गया, 42 ये क्या होता है? ये 14 गुना 3 गुना 14 होता है, और ये 12, 12 3 36, 36 का 6 आ गया और ये 14 आ गया। तो 4 गुना 6 गुना में 14, यही बात बन गई ना बच्चे? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बता दीजिए। क्लियर है ना? अब अगर हम वैल्यूज़ देखेंगे, ये मल्टीप्लाई होगी, ये कितना बन गया? 336 बन गया ना, है ना। 24 गुना में 14 करेंगे तो ये आ गया 336 आपके पास है, बनी गया। ये क्या आ गया आपके पास? ये वो एरिया आ गया। ये बच्चे कौन सा एरिया आ गया? ये हमारे पास है वो एरिया हो गया जो त्रिभुजाकार का है पूरा। और सेमी सर्कल का क्या हो गया? 22/7 इंटू में आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 7 से 7, 2 से ये 11, तो 77 हो गया। तो 336 में से अगर मैं 77 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड क्या आ गया भाई? हमारे पास आंसर हो गया। तो ये कितना बन जाएगा? अगर इसको माइनस करते हैं तो 259 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन क्या है बच्चे? ऑप्शन बी है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? ऑप्शन बी बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, जब भी ऐसा आ जाए ना कि खूंटे पे गाय बंधी है त्रिभुजाकार के तीनों कोनों पर, तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल कर देना है। अगर वर्गाकार खेत है और उसके कोने पर गाय बंधी है तो वर्ग का क्षेत्रफल घटा में बचे वृत्त का, सर्कल का एरिया माइनस कर देना। ट्रायंगल वाले में सेमी सर्कल बनता है, और जब वर्ग होता है आपके पास स्क्वायर होता है, उसके कोनों के सेक्टर को मिला के आपके पास एक सर्कल बनता है। ये बात होती है भाई। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यदि किसी प्राकृत संख्या को 3, 4, 6, 7 से भाग करने पर 2 बचता है तो इन सभी संख्याओं से में सबसे छोटी संख्या बताएं। ठीक है, अब मतलब आपने वो संख्या ज्ञात करनी है जो 3, 4, 6, 7 से भाग करने पर 2 शेष दे। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, 4 और 6 से कौन भाग होगा? इवन नंबर भाग होगा, और इवन नंबर को ये भाग कर सकते हो, रिमाइंडर 2 आया तो वो नंबर इवन ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन इवन है?
अकेला सी ऑप्शन इवन है ना, तो आंसर हो गया। नहीं तो बच्चे आप इनका एलसीएम देखेंगे, एलसीएम आपके पास कितना आ गया, अगर आपने यहाँ पे 3 और 4 और 6 का देखा, ये तो 12 हो गया, और 12 और 7 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 84 तो वो संख्या है जो इनसे भाग हो सकती है पूरी पूरी, लेकिन हमको 2 शेष चाहिए है, तो 2 इसमें ऐड हो गया, 86 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन के आ गया। क्लियर है या नहीं है, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए। क्लियर है ना, यस और नो? ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है। बाकी इस क्वेश्चन को मैं आपको एक वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बताना चाहूँगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन आपसे नंबर सिस्टम में भी पूछी जाती है कि किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ 17/4 है। नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़, यहाँ पे a² दे रखा है, तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में बात है क्या, a² प्लस 1/a² 17/4 है। 17/4 को लिखूँ तो मैं 4 से 1/4 लिखूँगा ना, मतलब 4 जमा में 1/4 लिखूँगा, तो a² ये है 1/a², ये है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। आपको चाहिए क्या है, आपको a² माइनस 1/a² चाहिए, तो 4 घटा में 1/4, आंसर बच्चे क्या हो गया, 15/4 आपके पास आंसर हो गया। बस इतनी सी बात थी, बताओ। ठीक है, 17/4 को आपने क्या किया, अलग अलग लिखा, तो आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई। क्लियर है या बच्चे नहीं है, एक बार बता दीजिएगा। क्लियर है ना सभी को, यस और नो? बताइए अभी जल्दी से जल्दी बच्चे बताएंगे। किसी भी उनको कोई डाउट है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताइएगा। कोई भी आप हमारे टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, लेवल कैसा आपको लेवल मिलने लग रहा है, कैसी आपको कंपटीशन की फील आने लग रही है, कितनी दूर आपका स्कोर आखिर क्या बनने लग रहा है, वो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में बच्चे ज़रूर बताइएगा। अपने रिव्यूज़ बच्चे, आपके सजेशन सर आँखों पर, वो अपने ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, आपको बोला गया है बच्चे, ये आ गया, ठीक है, कि स्थिर पानी में नाव की चाल, स्थिर पानी में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक आदमी अपनी नाव को 3 घंटे तक क्या चलाए, ऊर्ध्व प्रवाह चलाए, और 4 घंटे तक अनुप्रवाह चलाए, तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। ठीक है, मतलब बच्चे क्या बोला गया है, वो डाउन स्ट्रीम तो बच्चे कितना जाने लग रहा है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, अप स्ट्रीम वो 3 घंटे जाता है, और डाउन स्ट्रीम कितना जाता है बच्चे, डाउन स्ट्रीम वो 4 घंटे तक जाता है। तो आपने यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा। अब बच्चे आप धारा के प्रवाह में जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, ऐड होके कितनी बन गई, 18 और 3 21, और जब अगेंस्ट जाओगे तो घट जाएगी 15। धारा के प्रवाह में आप कितनी देर तक चल रहे हो, 4 घंटे तक, और अगेंस्ट 3 घंटे तक, तो 84 प्लस 45, आंसर बच्चे कितना हो गया, 129 आपके पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्या आंसर हो गया, 129 भाई आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, यस और नो बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आंसर क्या आ गया, 129 किलोमीटर आपके पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगला बोला गया है, एक ABC ट्रायंगल में O क्या है, इन सेंटर है, और BOC एंगल बच्चे क्या है, BOC एंगल आपके पास है 129 डिग्री है। सबसे पहली बात, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र आपके पास क्या होता है, उस बारे में हम बात करते हैं। अंतः केंद्र क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर त्रिभुज के कोण समद्विभाजक, जिस बिंदु पर त्रिभुज के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं,
जिस बिंदु पर त्रिभुज के कोण समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं वह क्या कहलाता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। त्रिभुज के अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण, जैसे बच्चे ये ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इनके एंगल को काटते हुए ये ओ मैंने यहाँ पे इन सेंटर ले लिया जो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पे जो एंगल बच्चे बनता है ना, ये जो एंगल बी ओ सी होता है ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ अपोजिट एंगल। कई बार बच्चे आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है इन सेंटर पर बनने वाला कोण कैसा होता है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, इन सेंटर पर बनने वाला कोण अधिक कोण होता है। 90 जमा में कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ है तो 90 से तो बढ़ा ही गया, तो ऑब्ट्यूस एंगल बच्चे बनता है। अब ये वैल्यू आपको क्या बोली गई थी? ये वैल्यू दे रखी थी 129 डिग्री है ना। आपने एंगल ए फाइंड आउट करना है। 90 जमा में a/2, तो 90 इधर आगे कटेगा 39 डिग्री हो गया है ना। 39 इज इक्वल टू एंगल a/2। तो एंगल ए बच्चे कितना आ गया आपके पास? एंगल ए आपके पास 39 इंटू 2 78 डिग्री, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, 78 डिग्री आपके पास रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर बन ही गया। क्लियर है या नहीं है भाई? एक बार जल्दी से जल्दी बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 4 पॉइंट्स होते हैं बच्चे, ये 4 पॉइंट्स होते हैं इन सेंटर। एग्जाम में कई बार सीधे भी पूछ लिया जाता है सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर और ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको बताया है ही। क्या होता है इन सेंटर? अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ऑफ एंगल बाइसेक्टर। जिस बिंदु पर त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं वह त्रिभुज का क्या कहलाता है? इन सेंटर बच्चे कहलाता है। ठीक है, जहां पर क्या करते हैं? एंगल बाइसेक्टर काटते हैं। सेंट्रॉइड, केंद्रक, केंद्रक बच्चे क्या होता है? जिस बिंदु पर हमारे, जिस बिंदु पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, जिस बिंदु पर त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं वह त्रिभुज का क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है। फिर होता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर होता है परिकेंद्र। जिस बिंदु पर त्रिभुज के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर काटते हैं, जिस बिंदु पर त्रिभुज के परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर काटते हैं। लंब भुजा समद्विभाजक, लंब भुजा समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वह क्या कहलाता है? आपके पास सरकम सेंटर कहलाता है। ऑर्थो सेंटर ये होता है लंब केंद्र। जिस बिंदु पर त्रिभुज के एल्टीट्यूड्स, जिस बिंदु पर त्रिभुज के एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं, लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी वह त्रिभुज के क्या कहलाएंगे? वह त्रिभुज के क्या कहलाएंगे? ऑर्थो सेंटर बच्चे कहलाएगा। ये चारों पॉइंट्स आपसे एग्जाम में इस तरीके से बच्चे पूछा जा सकता है कि जिस बिंदु पर त्रिभुज की माध्यिकाएं काटते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और आपको बताना होगा। ठीक है, रख लेंगे ना याद क्या चीज़ है इसमें? याद रख लेंगे इसको? यस और नो एक बार बताइए। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बच्चे इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई है सभी को? यस और नो बोलिएगा, क्लियर है या नहीं है? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई, पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे आपको कहा गया है मंथली एक्सपेंडिचर पिंकी और एम्मा का मासिक खर्च बता दिया 8:9 में है। अगले महीने उन्होंने क्या किया पिछले की तुलना में? ठीक है,
पिछले महीने की तुलना में क्या किया, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा बचे किए हैं। और सितंबर का अगर 10:11 है तो पिंकी का क्या बताना है भाई, पिंकी की आपने अगस्त का खर्चा बताना है कि अगस्त में उसका खर्चा कितना था। ठीक है, 4,000 रुपये उन्होंने क्या किए हैं, एक्स्ट्रा खर्च किए हैं। एक बात बताओ, मान लो आपके पास 1,000 रुपये है, आपके ब्रदर के पास 1,500 रुपये है, 500 रुपये का अंतर है। अगर आप उनमें से आप दोनों से 200-200 रुपये ले लो, मतलब आपने 200-200 खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, 800, दूसरे के पास 1,300। फर्क तो अभी भी कितना रहा, 500 का ही फर्क रहा ना। तो जब दोनों वैल्यूज में सेम चेंज बच्चे होता है, सेम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, डिफरेंस नहीं। weight instead of 1 kilogram weight, then what is his loss/profit percentage? 5%. A, percent 17, 13, 11. B, percent 19, 13. आई एम सॉरी, सॉरी बच्चों। ठीक है, देखो ये कमाल एक मक्खी का है ना, उसने ये वॉइस मोड ऑन कर दिया, वो इधर ही घूमने फिरने लग रही है। ठीक है, इधर ही घूमने फिरने लग रही है वो। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर ये किस तरीके से है। अगला क्वेश्चन, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे कि उनका अंतर क्या रहेगा। अभी ये पिछले 1 मिनट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए माफ़ी चाहेंगे बच्चे, जो डिस्टरबेंस हुई पहले उस मक्खी की वजह से, फिर उस मक्खी को मारने के लिए जो हिट का प्रयोग किया गया वो मक्खी के मुंह पे तो गया नहीं, मेरे मुंह पे चला गया। तो देखिएगा क्वेश्चन बच्चे, हमने क्या देखा कि अंतर हमारे पास नहीं बदलेगा। अब अंतर नहीं बदला तो कैसे बच्चे बात रहेगी, 8:9 है, बाद में क्या 10:11 है, डिफरेंस तो बराबर है ही, बराबर बनाने की जरूरत नहीं। तो 8 से 10 रुपए खर्च किए तो 2 रुपए ज्यादा, करने कितने ज्यादा हैं भाई, 4,000, 2 का 4,000 बनाएंगे तो 2,000 से गुना, इसकी गुना में 2,000, तो क्या बताना है, पिंकी क्या बताना है, तो 8 गुना में 2,000 तो क्या आ गया, 16,000 हमारे पास है। रिक्वायर्ड आंसर हो गया ऑप्शन है सी बच्चे, आंसर आ गया। क्लियर है, यस और नो। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सेना बुला ली इन्होंने, ये इन्होंने अपनी सेना बुला ली है। अब आज ये पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कहा गया है, ये एक इक्वेशन है 0.35 का स्क्वायर प्लस 0.70 प्लस 1 डिवाइड बाई 2.25 प्लस 0.19 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखो बच्चे बात क्या है, आखिर 0.35 का स्क्वायर प्लस 0.70 था, उसको मैं 2 इंटू में 0.35 प्लस 1 इंटू 1 कह सकता हूँ, प्लस 1 है ही, डिवाइड में 2.25 प्लस 0.19, और इसका हमने करना है स्क्वायर रूट। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 0.35 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2.25 को क्या बोलेंगे 1.5 का स्क्वायर, और प्लस में बच्चे क्या है 0.19 है, ये क्या बन गया 1.35 डिवाइड बाई 1.5, इस पूरे का स्क्वायर कह दूं 0.19,
तो ये कितने पे कैंसिल आउट हो गया बच्चे, अगर हम कहेंगे तो 0.9 पे हो गया। कहीं ये सोचो ये 150 है, इसको ऐसे लिखा जाएगा कैंसिल आउट करने के लिए, डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए, तो ये 0.9 आपके पास बन जाएगा। 9/10 बनेगा बच्चे ये वैल्यू, ठीक है, 9/10 बनेगी। तो ये हो गया 0.81 प्लस 0.19, तो 1 का रूट आपने करना है, 1 का रूट 1 ही बच्चे आपके पास आंसर आ गया। क्या आंसर हो गया प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का? 1 हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, आइए बात समझ में, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले ना। अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कहा गया है आपको, मिनिमम वैल्यू बतानी है। किसकी मिनिमम वैल्यू बच्चे आपने बतानी है? 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। अब साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करता है बच्चे? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, 0 से लेके 1 तक लाई करेगा। माइनस का साइन है तो ये वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी इक्वेशन उतनी छोटी होती चली जाएगी। तो 15 में से 1 को घटाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 14 हमारे पास आंसर आ गया। बस इतनी सी बात थी। क्या आंसर हो गया? 14 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है या नहीं है भाई? यस और नो? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे कुछ इस प्रकार से बोला गया है आपको, एक क्यूबिक इक्वेशन कही गई थी, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और जिसके रूट्स बच्चे कह रखे हैं, रूट्स कहें या बच्चे जीरोज कहें, वो कह रखे हैं आपको a प्लस बी, ए बी और सी। हमको फाइंड आउट करना है a प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ रूट्स। तो बच्चे क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की गुना में क्या है? माइनस का 1 भाग में 2। तो आंसर प्यारे बच्चों क्या हो गया? 1/2 हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सम ऑफ रूट्स बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है या नहीं है? एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है ना? आइए बात समझ में, चलें। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया, व्हाट इज द प्रिंसिपल 9% की साधारण ब्याज की दर पे 6 महीने की अवधि में कौन सी धनराशि का ब्याज कितना होगा? 270 होगा। भाई 6 महीने में 270 मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितनी होगी मेरे भाई? 1 साल में, अब पूरी बात कह सको ना, 1 साल में कितने होगे? जल्दी से जल्दी बताओ। 1 साल में 540 रुपये, और 9% के है। लो भाई पूरे एक्टिव हो रखी हैं आज तो ये मक्खियाँ। तो साल में 5400 रुपये, और 5400 क्या हो गया? 9% के इक्वल है। तो किस 540 सॉरी 540 हो गया, तो 9% किसका 540 है? 6000 का। तो आंसर क्या आ गया? 6000 आंसर आ गया। ठीक है, अगला बोला गया है बच्चे, आपको एक सीरीज बच्चे दी गई है, यहाँ पे आगे आपको सीरीज दी गई है। ऐसे क्वेश्चन को बच्चे आपने किस तरीके से देखना होता है? नंबर ऑफ रीजनिंग का बच्चे क्वेश्चन है। आप यहाँ पे बच्चे नंबर ऑफ लेटर्स को गिनेंगे, कितने हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हैं। 15 को किस रेशो में डिवाइड करना बेटर है? 5-5 के हिसाब से बांट ले। तो BA ब्लैंक A, फिर बच्चे हो गया ब्लैंक A ब्लैंक BA, फिर B ब्लैंक ABA। तो यहाँ पे B आया, यहाँ पे B आया, यहाँ पे A आया, यहाँ पे A आया। तो डबल B डबल A,
ए आपके पास आंसर हो गया। इस तरीके से मान लो 16 होते तो यहाँ पे इनको 4-4 के हिसाब से 4 टुकड़ों में बांट लेते, 4-4 के हिसाब से 4 टुकड़ों में बच्चे बांट लेते। ठीक है, क्लियर है? आइए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट कर सकते होंगे। आपको बताना कि कौन से निशान को बदलें, कौन से निशान को बदलें कि यहाँ पे आपके पास समीकरण 70 हो जाए। तो बताओ किस किस को बदलना चाहिए, क्या आपके पास आना चाहिए यहाँ पे, बताइएगा। जल्दी से जल्दी बताएंगे क्या आपके पास बनेगा यहाँ पे, बताएं भाई। देखो यहाँ पे डिवाइड करने लग रहा है, या फिर ये डिवाइड का निशान अगर 35 और इसको भाग कर दे तब भी बन सकता है, बिल्कुल बात बन जाएगी ना। तो यहाँ पे अगर डिवाइड लेके जाऊँ, इधर प्लस लेके जाऊँ, यही बनने लग रहा है, और पैटर्न भी। ठीक है, ये 5 हो गए, ये 25, 30 और 6 घटाया 24, ऑप्शन बी आ गया। ऑप्शन से उठा के आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक दुकान में 6 पंक्तियों की उसमें कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। बिस्किट चॉकलेट के डिब्बों के ऊपर है, परंतु चिप्स के पैकेट्स की पंक्ति के चिप्स क्या है, नीचे रखे हुए। देखो चिप्स है सबसे नीचे, चिप्स क्या है बच्चे, सबसे नीचे रखे हुए हैं। बिस्किट क्या थे, चॉकलेट के ऊपर थे, वो भी देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और केक जो है तल पर आखिर में, अच्छा, शेल्फ में कुछ वस्तुएं रखी हुई है। मैं सॉरी, मैं इसको गलत पढ़ गया था। बिस्किट चॉकलेट के डिब्बों के ऊपर हैं, परंतु चिप्स की पंक्ति के नीचे रखे हुए हैं। मतलब पहले तो चिप्स है, फिर बिस्किट है, और ये चॉकलेट है, ये ऐसे है भाई। ठीक है, सॉरी मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा बच्चे मिस्टेक कर गया था स्टेटमेंट में। और केक वाला जो है वो तल पर रखा हुआ है, पेपरमिंट की बोतल जो है चॉकलेट के नीचे है, और जैम की बोतल। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, पेपरमिंट हो गया, और जैम बच्चे सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे बच्चे कौन है, नीचे कौन है यहाँ पे, किस तरीके से है, एक सेकंड, नीचे तो केक था, ये केक हो गया। अब बोला क्या गया है कि ऊपर की ओर से स्थान बताएं। किसका स्थान बताना है, पेपरमिंट की बोतलों का। तो बच्चे ये कौन से स्थान पे हो गई, अगर हम ऊपर से बच्चे देखेंगे तो कौन से स्थान पे आपको दिखाई देने लग रही है, 5वें स्थान पे दिखाई देने लग रही है। तो आंसर बच्चे क्या आ गया, 5वां स्थान बच्चे आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, एक व्यक्ति के पास 17 बेड थी, सभी लेकिन 9 मर गए। मतलब इस वर्ड का मतलब बच्चे क्या होता है, ऑल बट 9 डाइड। मतलब बट लग गया, 9 को छोड़कर बाकी सारे मर गए। तो बचे कितने, 9 बचे हैं। ठीक है, ये बात थी। ठीक है, ये वर्ड का खेल था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला है, यहाँ पे क्या है कि ब्लैक बोर्ड दे रखा है आपको, स्टेशनरी दे रखा है, डस्टर दे रखा है, चौक दे रखा है। इसमें से आपको एक चीज़ अलग छांटनी है। तो बच्चे अगर आप ये चीज़ देखेंगे, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स में बच्चे होता है। स्टेशनरी की शॉप पे जाएंगे, आपको बोर्ड भी मिलेगा, डस्टर भी, चौक भी, ये आपके पास स्टेशनरी इसमें अलग हो गया। अगला बोल रखा है मार्केट डिमांड फार्मिंग। अब बाजार में क्या होता है बच्चे, बाजार कब अच्छे से आपके पास काम करता है, बाजार कब अच्छे से काम करेगा, मतलब प्रॉफिट देगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी। अब बताओ खेती कब आपके पास अच्छा आपको प्रॉफिट देगी, जब वहाँ पे क्या हो जाए, किसान आ जाए, अनाज हो जाए, मानसून आए, या आपूर्ति आए। तो किस पे डिपेंड करेगा, ये मानसून पे डिपेंड करता है ना, अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो ठीक है, अगला बोला गया है, अगर जिम्नेजियम को ये लिखा जाता है तो बताएं कूट भाषा में कंप्लेंट को क्या लिखेंगे। बच्चे अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास शुरू में ही काम हो गया आपका, जी से आगे क्या होता है, अगर मैं देखूंगा जी से आगे एच होता है,
यस और नो, y से पहले x होता है, m से आगे n होता है, n से पहले m होता है। अपोजिट में एक ज्यादा एक कम कर रखा है ना, तो c से अगला d एंड में आएगा, और d कौन से ऑप्शन में है, केवल a ऑप्शन में। कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था, तो आंसर क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब बच्चे ये बात देखो, पहले आधे भाग को उल्टा लिख दिया, मतलब पहले 13 अक्षर को, तो जब मैं क्या करूंगा, दाईं साइड से शुरू करूंगा, तो 13 तो ऐसे कैसे हो गए भाई, हमारे 13 तो ऐसे के ऐसे हो गए ना। फिर क्या आया, उल्टे से लिख रखा है, तो 19वें पे जाना है, तो n तक तो मैं आ ही चुका हूं, पीछे से आया तो n तक तो आ ही चुका हूं, 13 तो ये हो गए। फिर 14 पे a b c d e और f, तो क्या आ गया, f आ गया ना, आंसर क्या हो गया, f बच्चे हमारे पास है, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगला बोला गया है कि बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, हाउस, पैलेस, मैंशन, इनको क्रमवार बच्चे आपने लगाना है, क्रमवार बच्चे आपने लगाना है। ठीक है, तो कैसे आप इसको व्यवस्थित करेंगे, कैसे आप इसको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली बात, एक बात देखिएगा आपकी उसमें, यहाँ पे हम दो बातें बच्चे लेके चलते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। बंगलो का पता है आपको कि सही घर है, बहुत अच्छा मतलब घर है दिखने में। फ्लैट आपको पता है ही, फ्लैट क्या होते हैं, आपने एक फ्लोर ले लिया, वो फ्लैट में आ गया। कॉटेज बच्चे आपके पास क्या होता है, कॉटेज जो आप बोलोगे एक तरीके से एक ऐसी हवेली टाइप आप बच्चे कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे रहना सहना आपके पास कोई आप इतना मायने बच्चे आप उसको यूज में नहीं लेके आ सकते, बस वो क्या है, पुराना चीज है। ठीक, हाउस, तो सबसे पहले बच्चे क्या आएगा, कॉटेज आएगा सबसे छोटी कैटेगरी में, उससे फिर फ्लैट पे जाएंगे, फिर फ्लैट से बच्चे हम गए क्या क्या है, हाउस पे, हाउस से बच्चे फिर बंगलो आएगा, बंगलो से बच्चे फिर मेंशन आएगा, और फिर आएगा पैलेस। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये यहाँ पे पैलेस हो गया, ये अंबानी हो गया, मेंशन ये बच्चे आपके पास शाहरुख खान का मन्नत हो गया, बंगलो ये बच्चे हमारे मान लो गांव के सरपंच वगैरह ये हो गए। ठीक है, हाउस ये हम हो गए, फ्लैट, फ्लैट में रहने वाले जो बाहर से काम करने पे आते वो रेंट पे जो रह रहे वो फ्लैट हो गया, कॉटेज वो थोड़ा सा और समझ गए ना। ठीक है, अगला बोल रखा है कि NMO, NM क्या दे रखी है, आर सिस्टर ऑफ O। ठीक है, N और M O की बहनें हैं, N और M O की बहनें हैं, M P और Q की बेटी है, M P Q की बेटी है, P R का पुत्र है, और A Q की सास है, और B R की बेटी है। तो P और B में क्या संबंध है, अगर P B के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे M क्या है, P और Q की बेटी, यहाँ पे कौन हो गया, P और Q हो गया। ठीक है, P जो है R का पुत्र हो गया, R का पुत्र हो गया P, तो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस स्टैंड फॉर फीमेल भाई। ठीक है, A जो हो गया Q की सास है, मतलब A क्या है, R की वाइफ हो गई, यस और नो। इस तरीके से M जो है यहाँ पे B क्या है, R की बेटी है, B क्या होगी, R की बेटी हो गई, यहाँ पे B R की बेटी हो गई, और P और B में संबंध बताना है। तो P और B देख लो भाई क्या है, P और B क्या हो गया भाई, P उसका क्या आ गया भाई, ब्रदर बच्चे आ गया ना। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, A ऑप्शन हो गया। क्लियर है। एक आदमी का फेस दक्षिण की ओर है, वह क्या करता है, वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, दक्षिण की तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज 90, यहाँ पे 135 इधर की तरफ फेस हो गया, फिर वो क्या करता है, क्लॉकवाइज 180 घूम जाता है, तो क्लॉकवाइज इधर की तरफ घूम गया वो पूरा पूरा,
ठीक है, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में बच्चे है, ये कौन सी है, दक्षिण पश्चिम हो गई ना, तो क्या आंसर आ गया, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट आपके पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे बच्चे आपने क्या बताना है, यहाँ पे बच्चे आपसे बोला गया है कि 101, 88, 12, 55 और 68 एक बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रन है। तो आपने भाई यहाँ पे बताना है रेंज क्या होगी। रेंज बच्चे स्टैटिक्स में आता है आपके पास, तो रेंज का मतलब होता है जो हाईएस्ट टर्म है माइनस लोवेस्ट टर्म, तो क्या आ गई 89 की रेंज होगी। उसकी आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन हो गया। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये आपके पास रेंज होती है। ठीक है, क्लियर है ना। अगला बताना आपने रॉन्ग टर्म बच्चे फाइंड आउट करनी है। पहले कितना माइनस हुआ, 20, 25 फिर 30। अब बच्चे यहाँ पे कितना माइनस होना था, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 20 हुआ है। फिर बच्चे कितना माइनस हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे 20 माइनस हुआ, यहाँ पे 25 माइनस हुआ, यहाँ पे 30 माइनस हुआ। तो अब बच्चे कितना माइनस होना था, 35 माइनस होना था, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आपके पास है, गलत टर्म में आ गई। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को, यस और नो बोलिएगा। अब देखिए भाई, आपके पास क्या है, आपको बता रहा है कि कौन सी आकृति बन सकती है। भाई इसका अपोजिट ये फेस, इसका अपोजिट ये फेस और इसका अपोजिट ये फेस। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन से वाली आकृति आपके पास है बन सकती है। ठीक है, कौन से वाली आकृति यहाँ पे बन सकती है। तो हर एक फेस में से बच्चे क्या होने चाहिए, एक एक होना चाहिए ना। ठीक है, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इस ये और ये अपोजिट हो गए, ये और ये अपोजिट हो गए, ये और ये अपोजिट हो गए। ठीक है, तो इनमें से एक एक फेस आपके पास है, क्या आएगा, एक ये होना चाहिए, एक ये होना चाहिए और एक ब्लैंक। 4 नंबर भी बच्चे आ जाएगा आपके पास। और हाँ जी, ठीक है, नंबर 4 बच्चे आपके पास बन जाएगी यहाँ पे आकृति। ठीक है, क्लियर है। एक सेकंड बच्चे दीजिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में शायद यहाँ पे बात क्या है, अगर हम देखेंगे तो ये जो पहले वाला फेस है, ये तीनों के तीनों भी बच्चे ब्लैंक वाले बन सकते हैं। ये जो तीनों के तीनों ब्लैंक वाले हैं ना भाई, ये भी बन सकते हैं। हर एक फेस में से एक एक होना चाहिए। तो ये वाला देखो, ये ब्लैंक आ गया, इस जोड़े में से ये आ गया और इस जोड़े में से ये आ गया, तो ये भी बच्चे बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, और ये भी बनने लग रहा है, ये भी फेस बन सकता है। ठीक, चलो इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, बाकी आप समझ ही गए होंगे। क्लियर है ना। ठीक है, बात समझ में आई होगी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आप ऐसे ही हमको प्यार देते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।